हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कवर करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो हमने देख ही लिया था लास्ट वीडियो में, लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्रीलंका के साथ कैसे रिलेशन रहे हैं हमारे, नेपाल के साथ कैसे रहे हैं, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, इन सब के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे नजर डालेंगे। और इसके इश्यूज मतलब यहाँ पे क्या परेशानियां हैं इन दोनों देशों को एक दूसरे से, और किस तरीके के इनके रिलेशन अच्छे हैं वो भी हम देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बांग्लादेश के रिलेशंस के साथ। तो इंडिया एंड बांग्लादेश, देखो इंडिया कॉमन रहेगा, बाकी के रिलेशन जो है मैं आपको बताती रहूंगी कि बांग्लादेश के साथ कैसे, नेपाल के साथ कैसे है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशन है वो थोड़े नेगेटिव भी हैं एंड पॉजिटिव भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़े नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर है ना एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर वाटर है, इसको लेके यहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है। देखो जैसे अगर आप इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा भारत है और यहाँ से जो उत्तराखंड के गंगोत्री का जो ग्लेशियर है, यहाँ से हमारी गंगा रिवर निकलती है। ठीक है, अब गंगा रिवर फ्लो करके यहाँ पे इसको जो पूरा एरिया है ये बांग्लादेश से मतलब बांग्लादेश के अंदर जाके उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश जो है ये इंडिया पर आरोप लगाता है कि जब से फरक्का बैराज बनाया है इंडिया ने, तब से जो है इंडिया जो है गंगा रिवर का मालिक बन चुका है और वो यहाँ पे हमारे यहाँ बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फरक्का बैराज क्यों बनाया था, क्योंकि देखो स्टूडेंट यहाँ से तो पानी बह के आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो कैलकाटा पोर्ट है ना, इस पे सिल्ट बनने लग गया था। सिल्ट क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाती है ना तो परत जम जाती है, जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट का जो एरिया होता है उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती है सिल्ट जमने की वजह से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बैराज को बनाया। लेकिन बांग्लादेश का कहना ये है कि इसके बैराज के बनाने की वजह से जो पानी का जो बहाव है वो यहाँ पे इनके बांग्लादेश में क्या हो गया है, कम हो गया है। पानी की जो आवाजाही है वो कम हो गई है, पानी उनको कम मिल पा रहा है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ब्लेम किया है इंडिया को। और ऐसे ही सेम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को भी लेके है। देखो ब्रह्मपुत्र जो है ये वैसे हमारे इंडिया में जब घुसती है तो इतने ही एरिया को कवर करती है। यहाँ से ये घुसेगी, इधर अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आती है और ये आसाम से फ्लो करती हुई और फिर बांग्लादेश में जाके और फिर ये भी सेम डेल्टा बनाती है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा, वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके बनाती है, वो यही एरिया है स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया पूरा डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहीं पे क्या है, थोड़ा बांग्लादेश हमसे चिढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, इनको क्या इशू है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो पानी है इसको लेके ये यहाँ पे थोड़ा अनहैप्पी हमको दिखाई देते हैं। कौन? बांग्लादेश की सरकार। और दूसरा क्या है, अब ये बात हो गई बांग्लादेश की। अब इंडिया जो है ये क्यों नाखुश है बांग्लादेश से, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स जो हमारे भारत में घुसे चले आते हैं। देखो 1971 के समय पे ही मैंने आपको बताया था कि 80 लाख लोग जो हैं वो हमारे भारत के अंदर माइग्रेट कर गए थे बांग्लादेश से। ठीक है, तो उन्होंने अपना जमावड़ा बना लिया है और वो क्या है, हमारे भारत के अंदर जितना भी आसाम का एरिया है, बंगाल का एरिया है, जितने भी नियर बाई जो स्टेट्स है वहां पे बस गए हैं। ऊपर से फिर अब क्या है, इनका दोबारा से इलीगल माइग्रेशन होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो वीजा वगैरह है, पासपोर्ट वगैरह है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए बहुत इजीली यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। तो ये यहाँ पे दूसरा ब्लेम ये कौन लगा रहा है, लेकिन ये भारत लगा रहा है किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, कि तुम्हारे मतलब जो माइग्रेंट्स हैं वो हमारे भारत में आके घुस जाते हैं। और भारत क्यों नाखुश है से बांग्लादेश से, क्योंकि यहाँ पे एंटी इंडियन एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं कि जो इनकी इस्लामिक, अब देखो बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री है ना। ये तो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि वेस्ट पाकिस्तान का ही पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान, तो ये इस्लामिक कंट्री है। तो यहाँ पे जितने भी इनके ग्रुप्स वगैरह चलते रहते हैं तो उसको बांग्लादेश सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज इंडिया को अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बांग्लादेश जो है ये रेफ्यूज करता है इंडियन ट्रुप्स को भी वहां पे मूवमेंट करने से। देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो थोड़ा रिमोट एरिया है, ठीक है, थोड़ा वल्नरेबल एरिया है, वहां पे मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज होती रहती है, अच्छी नहीं होती है। मतलब वहां पे टेररिस्ट अटैक वगैरह है, माओइस्ट एंड नक्सलाइट वगैरह, ये सब वहां पे बहुत एक्टिविटीज चलती हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इंडियन ट्रुप्स है इनकी यहाँ पे ड्यूटी लगती है, तो इनके यहाँ पे मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे बांग्लादेश जो है ये ऑब्जेक्शन उठाता है। और क्या बोलता है भाई कि बांग्लादेश जो है ये नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, थोड़ा ऑब्जेक्शन जताता है। यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे भारत है। अब यहाँ पे लैंड रूट से अगर कोई भी चीज जा रही है तो बीच में बांग्लादेश से होके जाएगी, म्यांमार से मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है
कि इस चीज को ये डिनाई करता है, जो बांग्लादेश है ना उसको ये पसंद नहीं आता है कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस को लेकर, ठीक है। और बांग्लादेशी गवर्नमेंट को ये भी प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है वो एक रीजनल बुली की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, यानी रिवर वाटर पर अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ है भारत। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है, कौन, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि हमने ही भाई बांग्लादेश को आजाद करवाया था, लेकिन देखो धीरे धीरे क्या है ना, सब लोग पावर में आते हैं तो थोड़ा बहुत ये सारी जो चीजें हैं वो होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश जो है ये क्या बोल रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया के जो मतलब इंडियन की जो गवर्नमेंट है वो चिटगोंग हिल्स, चिटगोंग एक एरिया है, वहां की जो पहाड़ियां हैं वहां पे विद्रोह वगैरह चलता रहता है, कुछ रिबेलियंस वगैरह चलते रहते हैं, वहां पे कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है मिलिटेंट की। तो यहाँ पे जो विद्रोह है इसको बढ़ावा देता है भारत, ऐसे करके बोल रहा है, कौन, बांग्लादेश की सरकार बोल रही है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमने क्या देखी स्टूडेंट की, इस तरीके से बांग्लादेश को और मतलब बांग्लादेश ये बोल रहा है कि भाई अपना जो नेचुरल गैस को लेकर है ना, रिवर वाटर को लेकर जो है अपनी मोनोपोली दिखाता है इंडिया। उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी कुछ कॉपरेशन भी रहेंगे इंडिया और बांग्लादेश के, है ना, रिलेशन जो है उसके बारे में देख लेते हैं, अच्छे रिलेशन, पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पे पहले देखेंगे इकोनॉमिक रिलेशन जो है हमारे काफी सही चल रहे हैं, यहाँ पे लास्ट 20 ईयर्स से जो है हमने देखा है इकोनॉमिक रिलेशन काफी इंप्रूव हुए हैं। उसके बाद जो बांग्लादेश है इसने तो जो ये लुक ईस्ट जो एक्ट आया था 2014 में, ये क्या करता है, बढ़ावा देता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बिजनेस वगैरह करने के लिए, ट्रेड वगैरह करने के लिए बढ़ावा देता है इसमें, ठीक है। एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी लुक ईस्ट करके यहाँ पे 1991 में, तो उसी का ही एक तरीके से यहाँ पे जो एक्ट है इसमें इस चीज को और ज्यादा प्रमोट किया गया है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, बांग्लादेश जो है ये सहभागी है, बांग्लादेश ने इसके अंदर ज्वाइन कर रखा है, नेपाल ने भी ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, भूटान ने भी ज्वाइन कर रखा है। तो ये सब क्या है, अब ये सब इंडिया के साथ ही चलने वाले कंट्रीज है, जो इंडिया करता है मोस्टली ये सारे कंट्रीज जो है करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि भाई जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी में जो है इन लोगों ने अपनी भागीदारिता दी है। उसके बाद यहाँ पे अगर जो मैनेजमेंट वगैरह होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह होता है, तो उसमें भी इंडिया और बांग्लादेश जो है ये कॉपरेट करके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंटल जो इश्यूज आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उसमें भी इन लोगों की भागीदारिता साथ में देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इनका कॉपरेशन लगातार चलता रहता है। उसके बाद 2015 में तो यहाँ पे बताया गया है कि इन लोगों ने काफी एफर्ट्स वगैरह लगाए हैं अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इंडिया और नेपाल के कैसे रिलेशन रहे हैं। तो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो शुरू से ही अच्छे रहे हैं, ज्यादा इनमें कड़वाहट कभी आई नहीं है, लेकिन देखो बीच बीच में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, खैर उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो है इनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी कि हमारे जो सिटीजन्स है ना, मतलब दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं वो अपने काम के लिए एक दूसरे कंट्री में आवाजाही कर सकते हैं विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट, ठीक है। किसी भी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, अगर आपको नेपाल घूमने जाना है आप अपना आधार कार्ड ले जाओ, बस आप घूम के आ जाओगे। तो कहने का मतलब है कि ये लोग बहुत इजीली हमारे देश में माइग्रेट कर जाते हैं काम के पर्पज से, किसी भी वजह से। तो यहाँ पे क्या है, ये जो चीजें हैं ये किस लिए हुई है, क्योंकि इनके रिलेशन जो है शुरू से अच्छे रहे हैं और एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लगाव और ज्यादा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो ट्रेड रिलेशंस है इनको लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट्स देखे गए हैं हल्के फुल्के। देखो पैसा एक ऐसी चीज है ना जो अच्छे अच्छे लोगों को भी करप्ट कर देता है। तो कहने का मतलब है कि भाई ट्रेड है, अब ट्रेड में कोई भाईबंदी नहीं चलती है, तो चाहे कितने भी अच्छे देश हों, ये इनमें थोड़ा बहुत मनमुटाव हो ही जाता है, किसी भी चीज को लेके कुछ ना कुछ डिस्प्लेजर आ ही जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है ये क्या डिस्प्लेजर दिखा रही है, ये दिखा रही है कि भाई नेपाल के और चाइना के जो रिलेशन है ना ये एक दूसरे के साथ मतलब इंडिया को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कि जब नेपाल जो है वो चाइना की तरफ बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाता है, मतलब उसके साथ जब मिल जाता है तो इंडिया को वो चीज अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये इंडिया का मानना है कि जो नेपाल है वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज जो है इनको करवाता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो माओइस्ट मूवमेंट चलता है ना नेपाल के अंदर, तो उस पर कोई लगाम नहीं लगाता है नेपाल। जो क्या करता है, हमारे भारत की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट करता है, यानी उसको एक चैलेंज करता है भारत की सिक्योरिटी को, क्योंकि माओइस्ट नक्सलाइट, ये मैंने आपको बताया था कि ये देश के अंदर ही रहने वाले लोग होते हैं जो अपने सरकार के खिलाफ जो है वॉयलेंस पर उतर आते हैं। तो ऐसे ही नक्सलाइट ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या नक्सलाइट ग्रुप भी हमारे भारत में काफी हद तक फैला हुआ है। अगर आप बिहार जाओगे, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये एरिया जो है नक्सलाइट का
एरिया है, यहाँ पे क्या है ऐसे लोग आपको बहुत इजी मिल जाएंगे। तो अगर ऐसी जो एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा तो इनकी जो एक्टिविटीज है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, जो ठीक नहीं है हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। तो इसीलिए क्या है, इंडिया बोलता है कि जो नेपाल है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा है माओइस्ट मूवमेंट को। उसके बाद यहाँ पे क्या है और चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, अब देखो नेपाल का ऐसा मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो इसके इंटरनल अफेयर्स में मतलब इंटरप्ट करती है ना, इंटरफेयर करती है। क्योंकि देखो हम लोगों ने देखा था जब डेमोक्रेसी वाला मामला चल रहा था नेपाल के अंदर, तो उसमें जो पार्टी थी एसपीए, 7 पार्टी अलायंसेस जो थी वो पहले से ही मतलब इसमें एक सस्पिशियस वे में थी कि भाई इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर सकता है, इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी चल रही है जिस हिसाब से वो लोग काम करते हैं, कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे ना पड़ जाए। तो ऐसे करके ये शुरू से ही सस्पिशियस रहे, या तो थोड़ा बहुत तो असर अभी भी रहेगा, खैर ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो नेपाल है इसका मानना क्या है कि जो भारत है ना वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रिवर वाटर है उसको कब्जाना चाहता है, उस पर मतलब एक आंख गड़ाए हुए बैठा है कि भाई ये सारा जो पानी है। अभी चक्कर क्या है कि बहुत सारी जो रिवर्स है ना वो नेपाल के थ्रू भारत के अंदर एंटर करती हैं, जैसे कोसी रिवर है, गंडक रिवर है, घाघरा रिवर है, शारदा रिवर है ना। तो ये जो रिवर्स है ये क्या है, यहाँ पे तिब्बत के जो ग्लेशियर्स वगैरह है यहाँ से बह के आती है। अब यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे नेपाल पड़ता है, तो यहाँ से फ्लो होके फिर ये इंडिया में घुसती हैं। तो इसलिए क्या है यहाँ पे इसको ये रहता है कि भाई ये यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है इसको कब्जा न ले इंडिया, है ना। यहाँ पे क्या है, जो नेपाल है वो पूरा एक लैंड लॉक्ड एरिया है, चारों तरफ से ये लैंड से मतलब घिरा हुआ है। तो इसको ऐसा लगता है कि हमारा समुद्र में जाने वाला जो रास्ता है इसको रोक रहे हैं, मतलब हमारे रिसोर्सेज को ये बीच में ही बंद कर दे रहे हैं, ऐसे करके इसको लगता है। उसके बाद लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहते हैं, काफी हद तक बाकी के कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो काफी हद तक फेयरली एंड पीसफुल रहते हैं, ठीक है। दोनों ही कंट्री साथ में जो है ट्रेड रिलेशन को अच्छा बढ़ावा देते हैं, ट्रेड अच्छे से करते हैं, जो साइंटिफिक कॉपरेशन है वो भी देखने को मिला है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत अच्छे से देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखो, जो नेपाल है ना वहां से मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी रिवर्स आती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये एरिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यहाँ पे ये साथ में काम करते हैं, ठीक है। और इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स वगैरह के लिए साथ में काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो चीजें हैं इन सब चीजों में ये साथ में भागीदारिता अपनी निभाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नेपाल है ना इसमें जब से डेमोक्रेसी कंसोलिडेट हुई है, जब से डेमोक्रेसी आई है तब से जो नेपाल और इंडिया के जो टाइज है ना वो बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है इन दोनों के रिलेशन ने, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे यहाँ पे इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन देख लेते हैं। अब देखो ये तो हमें पता ही है कि भाई श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो एथनिक ग्रुप को लेके चल रहे थे, और वहां के जो सिंघाला कम्युनिटी है वो तमिलियंस को वहां रहने नहीं देना चाहती थी। और तमिलियंस कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भारत से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला है तो बहुत सालों तक मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्या मनमुटाव सा रहा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। पॉलिटिकल अनहैप्पीनेस यहाँ पे देखने को मिली थी, क्योंकि तमिलियंस इसलिए ज्यादा नाखुश थे हमारे भारत की सरकार से कि भाई भारत ने कुछ नहीं किया तमिलियंस के लिए, जो वहां पे लड़ रहे थे ना, जो वहां पे तमिलियंस जो लिट्टे वाले जो लोग थे उनका साथ नहीं दिया। तो ऐसे करके यहाँ पे हमारे भारत में जो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो थोड़े एंटी हो जाते हैं हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ पे जो है 1987 में जो आईपीकेएफ मैंने आपको बताया था ना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था, श्रीलंका में भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, लिट्टे के जो समुदाय के जो लोग थे बहुत ज्यादा वॉयलेंस पर उतर आए थे, तो उनको रोकने के लिए भेजा गया था। लेकिन बाद में पता लगता है कि हमारी ही सेना से वो लड़े जा रहे हैं, हमारे ही लोग हमारी सेना से लड़ रहे हैं। तो फिर क्या होता है, हमारी फोर्स को वापस आना पड़ता है और हमारे लोग भी जो है वो जवाब देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीजें होने की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है तमिलियंस और भारत की सरकार के बीच में। तो इसीलिए तब से क्या है, जो इंडिया है ना वो मतलब जो श्रीलंका के मैटर्स है उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई भी इंटरनल जो चीजें चल रही है उसमें बिल्कुल भी मतलब इंटरफेयर नहीं करता है भारत, कोई भी चीज जो है उसमें संलग्न नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है देखी गई है। उसके बाद क्या है, रिलेशन उनके फिर धीरे धीरे थोड़े सही होते हैं। यहाँ पे फ्री ट्रेड देखा गया है किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखा गया है, ठीक है। फ्री ट्रेड जो है मतलब कोई भी यहाँ पे जो टैक्स एंड टैरिफ्स वगैरह है वो नहीं लगेगा, ट्रेड फ्री रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखी गई थी, जब सुनामी आई थी ना 2004 में सुनामी आई थी, तो सुनामी ने बहुत ज्यादा यहाँ पे बर्बादी फैलाई थी, बहुत ज्यादा चीजों को खत्म किया था श्रीलंका में और इंडिया में, चीजों को बहुत तबाह किया था। तो पोस्ट सुनामी के बाद हमारे
जो रिलेशन है वो इसलिए और ज्यादा अच्छे हो गए क्योंकि श्रीलंका की बहुत हेल्प की थी हमने उसके दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमने श्रीलंका में बहुत मदद की थी। तो तब से क्या है, जो श्रीलंका है और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे देखे जाते हैं, मधुर देखे जाते हैं, और तब से जो दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के साथ भी काम करने लग गए हैं, एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखें, यहाँ पे हम बात करेंगे भूटान के बारे में। तो देखो, भूटान तो एक ऐसा शांति प्रिय देश है ना कि मतलब इसके साथ तो भारत की कभी भी इतनी बड़ी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई नहीं है। ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई है जैसे कि मतलब हमने बाकी के कंट्रीज के बारे में देखा कि भाई जो भूटान है इसको ये प्रॉब्लम है इंडिया से, या इंडिया को ये प्रॉब्लम है भूटान से। तो ऐसे करके यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत ही स्पेशल रिलेशन है भूटान के साथ इंडिया के। ठीक है, और जो भूटानीज गवर्नमेंट है ये, इसने तो इवन इंडिया की एक हेल्प सी और कर दी है कि गुरिल्ला और मिलिटेंट जो ग्रुप है ना, उनका सफाया कर दिया है अपने देश से भी। तो इनके सफाया होने की वजह से इनको शरण नहीं मिल पाती है अब नियर बाई कंट्रीज में, तो ये इंडिया को थ्रेट नहीं दे पाते हैं। तो इससे इंडिया को बहुत हेल्प मिली है, बहुत रिलीफ मिला है इसकी वजह से, क्योंकि गुरिल्लास बहुत खतरनाक ये एक्टिविटीज करते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये देखा गया है कि इवन भूटान तो हमारी उल्टी हेल्प ही करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उसकी हेल्प करने वाला कंट्री है ना, भूटान की हेल्प करने वाला कंट्री है, उसको डेवलपमेंट में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके मतलब किसी भी तरीके का जो सहयोग करता है ना, उसमें सबसे ज्यादा समर्थन जो है वो भारत करता है। तो इसीलिए क्या है, जो भूटान है वो हमको बहुत मानता है। और यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं, इसमें भी भूटान और इंडिया के ना साथ में मतलब देखा गया है इनका काम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो एड प्रोवाइड करता है भारत भूटान को लेकर, क्योंकि जो भूटान है वो एक हिमालयन कंट्री है, एक हिमालयन किंगडम है, मोनार्की सिस्टम है वहां पे, तो वहां पे रिसोर्सेज की थोड़ी किल्लत रहती है। तो इसी वजह से इंडिया जो है बहुत हेल्प करता है इसकी। उसके बाद आगे हम देखें, यहाँ पे बात हो रही है मालदीव्स की। अब देखो, हमने किस किस के रिलेशन देख लिए, इंडिया पाकिस्तान के देख लिए है ना, इंडिया नेपाल के देख लिए, इंडिया श्रीलंका के देख लिए, इंडिया भूटान के देख लिए। अब हम देखेंगे इंडिया एंड मालदीव्स के, इंडिया बांग्लादेश के भी देख लिए। अब हम देखेंगे इंडिया और मालदीव्स के। तो मालदीव्स जो है इससे इतना ज्यादा कभी कोई पंगा नहीं रहा है, सेम भूटान एंड मालदीव्स जो है वो एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे 1988 में क्या हुआ था, कुछ जो तमिलियंस है ना, उन्होंने अटैक कर दिया था, और ये श्रीलंका के तमिलियंस थे, और इन्होंने भाड़े के तमिलियंस को लेके क्या किया, एक तरीके से अटैक कर दिया मालदीव्स के ऊपर। कब किया, 1988 में। कि मालदीव जो है वो क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे जो टापू हैं इसके, तो वो एक मिलके एक इनका कंट्री बनाते हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे कब्जा लेते हैं, जैसे श्रीलंका को कब्जाने की कोशिश कर रहे थे पर वो सफल नहीं हो पाए वहां पे। तो ऐसे करके जैसे ही इंडिया को पता लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज जो है वहां पे की जा रही है तमिलियंस के द्वारा, तो इंडिया जो है तुरंत अपनी इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को लगा देता है काम पे। ठीक है, और वहां पे इन्वेजन को रोक देता है, और यहाँ पे हमारा जो एयरफोर्स और जो नेवी है ये सफल भी हो जाते हैं, वहां पे इन्वेजन से ये बच जाता है जो मालदीव है। ठीक है ना, तो मालदीव को एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारा इंडिया तुरंत एक्टिविटी करवा भी देता है वहां पे। उसके बाद बता रहे हैं कि कैसे हमारा जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी जीडीपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा टूरिज्म, फिशरीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मालदीव की हेल्प करते हैं। तो ये तो आपने लेटेस्ट भी सुना ही होगा भैया कि मालदीव में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, इतने अच्छे रिलेशन होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया इंडिया और मालदीव के कि भाई मोदी जी को जो है लक्षद्वीप का प्रमोशन करना पड़ा। क्योंकि मालदीव में जो अभी जो सरकार बन के आई है ना, ये क्या है, थोड़ा एंटी इंडियन है, और ये जो चाइनीज है, चाइनीज गवर्नमेंट को ज्यादा पसंद करती है, प्रो चाइनीज टाइप की इसकी एक्टिविटी देखने को मिली है। तो ये चीज जो है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और यहाँ पे जो चाइना है वो अपने बेस भी बना रहा है मालदीव्स के अंदर, और मालदीव को क्या लगता है कि भाई इंडियन टूरिज्म जो है वो तो आता ही रहेगा। भाई मालदीव्स ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा इंडियंस वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे एक गलत फहमी थी। लेकिन इसी वजह से क्या है, अभी जियो पॉलिटिक्स के चलते हुए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से कभी चीजें नहीं चलती हैं कि भाई हम आपके दोस्त हैं तो हम आपके लिए हमेशा वफादार रहेंगे चाहे आप कुछ भी करते हो हमारे लिए, ऐसा नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स में कभी भी चीजें कांस्टेंट नहीं चल सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद बाकी की चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब मालदीव इस तरीके से हरकतें करने लगा तो हमारी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। हमारी गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, सीधा लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया कि देखो भाई, जैसे तुम्हारे यहाँ पे जो सीनरीज व्यू है जिसकी वजह से वहां पे टूरिज्म आता है, ऐसी सेम चीजें यहाँ लक्षद्वीप में भी है। तो हमारे लक्षद्वीप तो खुद उल्टा भारत की यूटी है। तो अगर भारत में ही अगर टूरिज्म चलेगा, उसकी यूटी में टूरिज्म चलेगा तो हमारे भारत की जीडीपी बढ़ेगी ना, हम दूसरे की क्यों बढ़ाएं फिर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, मालदीव को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। लेकिन उसको ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि भाई भारत से रिलेशन हमेशा अच्छे रहेंगे, चाइना के साथ तो फालतू में पंगे में पड़ रहा है। ठीक है।
तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या नोटिस किया कि जितने भी हमारे देश के आसपास जो छोटे-छोटे कंट्रीज हैं, जो स्मॉल नेबर्स हैं हमारे, तो इनको कुछ ना कुछ इश्यू है भारत से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना? अपने इंडिया से। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि सार्क का सबसे बड़ा देश और सबसे शक्तिशाली देश कौन-सा है? भारत है। तो इसी वजह से इनको क्या लगता है, जो छोटे-छोटे अगल-बगल में हमारे बसे हुए जो देश हैं, इनको लगता है कि भारत जो है अपना वर्चस्व बनाना चाहता है ना? अपनी जो है वो एक हेजीमनी बनाना चाहता है, अपना डोमिनेशन बनाना चाहता है साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये क्या है, इनकी ऐसी गलतफ़हमी है भारत का। देखो अभी क्या है, भारत सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है? हम आज की डेट में इतने सक्षम हैं कि हम यूएन में 6th परमानेंट सीट के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? मतलब पूरे वर्ल्ड में जैसे 5 कंट्रीज़ तो परमानेंट हैं, लेकिन छठा देश जो है इसकी बात चल रही है परमानेंट मेंबर बनाने की, क्योंकि हम सारी चीज़ों को, सारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत की है, 5th नंबर की जीडीपी भारत की है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम भारत का है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है भारत का, सब चीज़ भारत के अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम अगर किसी भी फील्ड में देखें, मिलिट्री फील्ड में, इकोनॉमिकल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, सोशली फील्ड में, तो भारत जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ये कंट्रीज हैं, इनको ये डर लगा रहता है। और देखा जाए तो ये डर सही भी है कि भाई अगल-बगल में जब बड़े कंट्री हो तो थोड़ा डर तो बनता ही है। ठीक है, जैसे हमें क्या है, चाइना से डर है, हमसे बड़ा कंट्री है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इन कंट्रीज को भी डर है। लेकिन भारत जो है ये क्यों इतना चुप रहता है इन सब चीज़ों को? क्योंकि भारत को लगता है कि अगर मैं इस पे एक्टिविटी करूँगा, या कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया दूँगा, तो इससे हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशन है ना, वो ही खराब होंगे। ठीक है ना? हमारे जो आपसी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हो जाएगी, है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सही नहीं है, और क्योंकि भारत को लगता है कि अगर मैं भी अगर छोटे-छोटे कंट्रीज़ के साथ अगर ऐसे हस्तक्षेप करता रहूँगा, तो इसका जो प्रभाव है वो बड़े देशों को पड़ेगा, जो फिराक में बैठे हुए हैं कि किस तरीके से भारत और उसके अगल-बगल के कंट्रीज़ को लड़ाया जाए। जैसे कि देखो चाइना जो है वो हमेशा ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करता रहता है। जैसे कभी श्रीलंका में अपने बेस कैंप बना लेगा, अभी देखो उसका जो काम है वो मालदीव्स में चल रहा है ना? तो वो क्या चाहता है कि ये जो छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, इसको एक तरीके से डोमिनेट करके इसको अपने अंडर में लेके और हम भारत को टारगेट करें, ठीक है? लेकिन अब ये जो श्रीलंका है, मालदीव्स है, ये सार्क के अंडर में आते हैं, ये हमारे ही अगल-बगल के कंट्रीज़ हैं, है ना? तो भारत को तुरंत भाँप जाता है भारत, और फिर क्या करता है, वो अपनी एक्टिविटी शुरू करवा देता है। तो श्रीलंका में भी जो क्राइसिस आए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, वो चाइना की वजह से ही आए थे। चाइना का सबसे बेस्ट एजेंडा होता है कि किसी भी कंट्री को डेब्ट के ट्रैप में फँसा लो, मतलब इतना उसको कर्ज दे दो कि वो डूब जाए हमारे कर्ज के अंदर, ठीक है? और फिर वो भुगतान कैसे करेगा, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे अगल-बगल के कंट्रीज़ में लगा ही रहता है। देखो, और ये एक ऐसा एरिया है ना, एशिया वाला ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि बेचारा इंडिया फँस गया है बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे हम आगे देखें कि किस तरीके से यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, स्मॉलर कंट्रीज़ को लगता है कि रीजनली डोमिनेंट करता है भारत, है ना? तो क्योंकि इसका एरिया ऐसा है और इसीलिए वो अपनी डोमिनेंट पावर दिखाता रहता है। और ऐसा नहीं है कि भारत की जो नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, तो मतलब हमारी ही इनसे होती है, ऐसा नहीं है। ये एक-दूसरे के साथ भी लड़ते रहते हैं। जैसे कि अगर हम नेपाल एंड भूटान को देखें, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना? यहाँ पे क्या है कि नेपालीज़ जो हैं, ये भूटान में माइग्रेट कर गए, तो भूटान को अच्छा नहीं लगता, ऐसे करके चलती रहती हैं चीज़ें। कुछ रिसोर्सेज़ को लेके चलती रहती हैं, कुछ रिवर वाटर को लेकर चलती रहती हैं। ठीक है? तो जैसे बांग्लादेश और म्यांमार है ना? इनके बीच में भी प्रॉब्लम चलती रहती है, डिसएग्रीमेंट्स वगैरह देखे गए हैं, माइग्रेशन की सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे नेपालीज़ एंड भूटानीज़ के बीच में। उसके बाद रोहिंग्याज़, ये तो भाई बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया था, एक समय पे तो रोहिंग्याज़ के बारे में ही हर जगह सुनाई देता था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जो म्यांमार से भागे हुए जो लोग हैं रोहिंग्याज़, वो आसाम में माइग्रेट कर गए, है ना? बांग्लादेश में माइग्रेट कर गए, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं कंट्रीज टू कंट्रीज देखे गए हैं। सार्क कंट्रीज के बीच में भी यहाँ पे आपसी मतभेद जो हैं ऐसे देखे गए हैं, और मैंने रीजन आपको बता ही दिया है। एक रीजन आपका माइग्रेशन कर लो, दूसरा आपका रिवर वाटर कर लो, तीसरा क्या करोगे आप, मतलब रिसोर्सेज वगैरह कर लो, है ना? और ट्रेड कर लो। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनको लेके कुछ ना कुछ इनके खटपट चलती रहती है। यहाँ पे देखो ये पिक्चर दे रखी है, ये सार्क कंट्री का समिट हो रहा है, और यहाँ पे जो सारे कंट्रीज जो हैं ये बैठे हुए हैं, और इंडिया और पाकिस्तान की चेयर देखो क्या है, क्योंकि ये दो लीडिंग कंट्रीज हैं सार्क की समिट के, ठीक है? क्योंकि सार्क जो है पूरा जो एरिया, अभी आप खुद ही देख लो, इसमें आपके 8 कंट्रीज आ रहे हैं, वैसे 7 हैं, लेकिन अगर हम 8वें को मिलाएं, अफगानिस्तान को अगर हम मिला लें, तो अफगानिस्तान की क्या वैल्यू है ना? क्या ऑर्गेनाइज करवा लेगा ये कंट्री? ये तो खुद अपने देश को नहीं हैंडल कर पा रहा है। दूसरा पाकिस्तान को ले लो, है ना? पाकिस्तान जो है हमेशा क्राइसिस में रहता है, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस में रहता है, ये सबसे मेन
कारण ही इसका है कि इंडिया से चिढ़ता है ये। तीसरा नेपाल ले लो, इतनी बड़ी इसकी इकोनॉमी नहीं है कि भैया ये सारी इन चीजों को फंडिंग कर सके, है ना। चौथा भूटान ले लो, ये तो बेचारा वैसे ही आइसोलेट कंट्री है, अकेला रहता है, मतलब इसको ज्यादा किसी से कोई मतलब है नहीं, है ना, कोई हेल्प कर देगा तो हो जाएगा इसका। एंड अगर आप नेक्स्ट लेते हैं बांग्लादेश, है ना, तो इसकी हालत भी आपको पता ही होगी। श्रीलंका, अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में ये चल रहा था, तो ये अपने ही देश को बचा ले वही बहुत है। मालदीव्स, अब इन सब देशों में कौन सा देश जो है जो इनको चला सकता है, तो वो है अपना भारत। यहाँ पे क्या है, इंडिया पाकिस्तान की वैसे नहीं बनती, इनकी समिट ही नहीं हो पाती कभी भी अच्छी तरीके से, क्योंकि इन कंट्रीज का मानना है कि पूरा जो ये मैनेजमेंट है, जो ये समिट का मैनेजमेंट है, जो फंडिंग है, ये सब भारत करे। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये सब जो है प्रॉफिट के समय पे तो सब आगे चले जाते हैं, लेकिन जब फंडिंग की या किसी सबमिशन की बात आती है तो सब निकल लेते हैं। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, सार्क की मीटिंग जो है कभी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हमने, देखो एक चैप्टर था, एक चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जो अभी तो डिलीट कर दिया है, यूएस हेजमनी वाला। तो अगर हम यूएस को हेजमन बोल सकते हैं, तो क्या हम साउथ एशिया में इंडिया को हेजमन पावर बोल सकते हैं क्या, है ना। तो ये बता रहा है कि मतलब सार्क के एरिया में, यानी आपका जो साउथ एशियन कंट्रीज का जो एरिया है पूरा, तो यहाँ पे क्या जो भारत है वो अपनी हेजमनी फैला रहा है। तो यहाँ पे आपकी राय जो है आपसे पूछी गई है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालना स्टूडेंट। क्या भारत को एक हेजमन पावर बोलना सही रहेगा साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पीस एंड कॉपरेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे पीस एंड कॉपरेशन को। ये लास्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट आपका। मैं पढ़ाने को तो इसको इसमें भी पढ़ा देती, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी चीजें जो है आपको डिटेल में समझानी पड़ेंगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी आपको। तो इसीलिए आप इतना ही पढ़िए जितना मैं अभी आपको इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।